Hello, students. Welcome to UPSC Vidyalaya. Myself, Advocate Brendra Yadav, and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आज आप सभी लोगों को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो हमारे पेपर 2 सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम देखेंगे स्टूडेंट एक आर्ग्यूमेंट की क्लास करेंगे। स्टूडेंट आपको जैसे पता ही होगा, बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बता दूं तो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं 40 मार्क्स का आता है ना। और एक आर्ग्यूमेंट 20 मार्क्स का होता है। आपको पेपर में 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं और ये स्टूडेंट दोनों ही कंपलसरी होता है ना। देखिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स सीएपीएफ के पेपर 2 में 40 मार्क्स का आता है। एक आर्ग्यूमेंट 20 मार्क्स का होगा, आपको 2 लिखना होता है, दोनों ही कंपलसरी होते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। स्टूडेंट जैसे आपको पता ही होगा, मैंने जो बच्चों ने हमारा क्लास एनरोल कर रखा है, जो पेड बैचेस के हमारे बच्चे हैं, आपको पता होगा मैंने 3 क्लास करवा दी है, आज ये चौथी क्लास होने जा रही है। तो स्टूडेंट आज जो मैंने टॉपिक लाया है, काफ़ी चर्चित है ये टॉपिक, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और मेरा अनुमान है, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं 2024 के बच्चे या 2025 का आप अगर अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो ये स्टूडेंट आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है। Those students who are going for the interview in 2024, I will suggest them to kindly prepare this topic. And even if you're going, if you're aiming to write the 2025 exams of CAPF, even then you must prepare this topic really well. तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय वेस्ट करते हुए आज हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। तो स्टूडेंट शुरू करने से पहले ये टॉपिक हमने देख लिया, क्या क्या होता वो हमने देख लिया। आइए एक बार इसको शुरुआत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं हमेशा कहता हूँ, एग्जाम्स में आपको, जैसे मैंने बताया था 20 मार्क्स का होगा, 2 स्पेसिमेन कॉपी आप उठा के देखिएगा। 20 मार्क्स इक्वल्स टू, मान लीजिए 200 वर्ड्स, है ना। देखिए, यूपीएससी में आप स्पेसिफिक कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आर्गुमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, आपको स्टूडेंट पहले जाके स्पेसिमेन कॉपी देखना चाहिए कि स्पेसिमेन कॉपी में कितना स्पेस अलॉट किया गया होगा, कितना मुझे लिखना पड़ेगा और कितना टाइम अवेलेबल है। 20 मार्क्स का है तो आपको 20 मिनट से भी कम समय है। ये मैंने कैसे बताया कि 20 मिनट से भी कम समय है? आपको पता होगा ये 200 मार्क्स का है, ठीक है? टोटल पेपर है 200 मार्क्स का है। 3 आवर्स का समय मिलेगा, मतलब 180 मिनट्स, मतलब हर एक मार्क में 1 मिनट से भी कम टाइम है ना? तो ये 20 मार्क्स का है पर आर्गुमेंट, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 18 मिनट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे टॉपिक क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। हमेशा मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हैं, प्राइमरी स्टेप्स क्या मैं कहता हूँ हमेशा, सबसे पहला स्टेप डिकोड करना टॉपिक को। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? ब्रेनस्टॉर्म करना, ना। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ? प्रायोरिटाइज करना। और लास्ट में मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट करना। ये these are the 4 vital steps you need to follow while writing an essay, argument और रिपोर्ट्स ऑल्सो, है ना। तो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता ही होगा स्टूडेंट, लिटरली जो करंट गवर्नमेंट है, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस आइडिया को काफ़ी पिच कर रही है काफ़ी समय से। गवर्नमेंट ने इस पे, अगर आपको पता होगा, हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी एक कमेटी का गठन भी किया था इसका विश्लेषण करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट में स्टूडेंट, आर्ग्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताता हूं मैं हमेशा? इंट्रो लिखेंगे, बॉडी होगा और आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ये बॉडी में आप फॉर एंड अगेंस्ट लिखते हैं। तो एग्जाम में स्टूडेंट आपके पास
जब आप रफ वर्क जब करते हैं, लास्ट पेज में रफ वर्क करते हैं आप, आपको ऐसा करना चाहिए, फॉर एंड अगेंस्ट ऐसा लिख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी एग्ज़ाम में जो भी स्पेस दिया है, रिसोर्सेज़ दिए हैं, बहुत ही उसको स्टूडेंट्स बहुत ही इकोनॉमिकली यूज़ करना है ना? स्पेस को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज़ को बहुत शांति से, बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करना है। स्पेस को ऐसा बेकार यूज़ करेंगे, तो आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे और दिए हुए रिसोर्स को सही से यूज़ भी नहीं कर पाओगे, अपने पॉइंट्स अच्छे से लिख नहीं पाओगे और कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे। तो जो भी स्पेस एग्ज़ाम में दिया होगा रफ पेज में, बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 200 टू 220 वर्ड्स में इस टॉपिक को लिखना है, वन नेशन, वन इलेक्शन। तो मैं पहले सोचूँगा, हम क्या करते हैं, डिकोड द टॉपिक। तो डिकोड हमने कर लिया, वन नेशन, वन इलेक्शन। वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट? साइमल्टेनियस इलेक्शन भी इसको कहते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब क्या है? अभी आज के दौर में क्या हो रहा है इंडिया में? आप देखेंगे कभी किसी स्टेट का इलेक्शन चलता है। अभी जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन, अभी असेंबली इलेक्शन खत्म हुए हैं, है ना? कभी स्टेट का चल रहा है, कभी सेंटर का इलेक्शन चलता रहता है। तो ये हमेशा इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इलेक्शन इलेक्शन ही चलता रहता है। एक इलेक्शन खत्म हुए, उस स्टेट के इलेक्शन चालू हो गए। वहाँ का इलेक्शन खत्म हुआ, इस बार लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, इस बार केंद्र सरकार का इलेक्शन है, ये सेंट्रल एमपी का इलेक्शन है, ये एमएलए का इलेक्शन है ना? तो वो क्या है, लोगों को ये जानकारी है कि ये सेंटर का इलेक्शन है, ये स्टेट का इलेक्शन है, पर क्या होता है, हमारे आज की जो प्रेजेंट स्थिति है, उसमें इलेक्शंस चलते ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट का अभी क्या कहना है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस आइडिया को पिच कर रही है कि वन नेशन, वन इलेक्शन होना चाहिए। सेंटर स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, ताकि ताकि जो गवर्नेंस है, जो असली मुद्दे हैं, उस पे ज़्यादा फोकस रहे। एक स्टेट का ओरिएंटेशन गवर्नेंस पे ऊपर ज़्यादा लगे, जो वर्क रहता है आफ्टर इलेक्शन, जो वर्क होता है उस पे ज़्यादा फोकस रहे। तो ये मेजर पॉइंट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ल लाया है। अभी आपको पता होगा लेटली पार्लियामेंट में कैबिनेट ने ये बिल क्लियर भी कर दिया है, तो बहुत जल्दी ये पार्लियामेंट में ये बिल आने वाला भी है। क्योंकि इसको लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लगेंगे, बिल्स लगेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। पहली बात मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, इंट्रो। तो इंट्रो में जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो मुझे पता होगा कि इसको शुरुआत कैसे करूँगा। तो मैं इंट्रो करने के लिए क्या बोलूँगा, मुझे पता है कि रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद, इसको ये वाला एंगल लेके मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगा। ये मुझे पता चल गया, मैं ऐसे लिख लूँगा, रामनाथ कोविंद इंट्रोडक्शन, है ना? अब आते हैं फॉर, क्यों लाना चाहिए? क्यों लाना चाहिए? है ना? तो पहला पॉइंट मेरे को याद आ रहा है कि हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करेगा ये, है ना? आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना? इलेक्शन आ गया, अब आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लो, अभी कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, ये लॉन्च नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये। तो ये लाने से क्या होगा, वन टाइम इलेक्शन हो जाएगा और बार-बार इस स्टेट का इलेक्शन आ गया, मॉडल कोड कंडक्ट लग गया, उस स्टेट का इलेक्शन आ गया, मॉडल कोड कंडक्ट लग गया, ये खत्म होगा, पहली चीज़। पहला पॉइंट मैंने लिख लिया और मैंने देखिए पॉलिसी पैरालिसिस एमसीसी इतना ही लिखना है। आते हैं दूसरे पॉइंट में, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नमेंट, इन गवर्नेंस। देखिए पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नेंस रिलेटेबल पॉइंट्स है, पर आप इसको नोट करते जाइए। आते हैं, कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नेंस क्या है, काम चलता रहेगा, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, गवर्नमेंट के काम में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई हॉल्ट नहीं आएगा, हिटस नहीं आएगा और काम चलता रहेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया। देखिए, उसके बाद क्या है, रामनाथ कोविंद जी की कमिटी ने फाइंडिंग्स में ये पता किया है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है और एक से साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में 1.2% तक का बढ़ावा भी हो सकता है ना? ये आप रामनाथ कोविंद जी के कमिटी के फाइंडिंग से ये पता चला है। फिस्कल डिफिसिट में भी सुधार आएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में भी सुधार आएगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, है ना? उसके बाद आप लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मनी,
देखिए, अभी आपको पता ही होगा, इलेक्शन जब भी लगता है, इलेक्शन जब भी कराना पड़ता है, तो टीचर्स हो गए, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ हो गया, उनको भी दौड़ते भागते रहना पड़ता है। पुलिस को अपना गवर्नेंस का काम छोड़ के कुछ कोर्ट, समझ के चलिए किसी पुलिस वाले का कोई कोई केस सौंपा हुआ होगा। वो पुलिस की ड्यूटी दी होगी कि आप इस केस की तहकीकात करो। पर क्योंकि इलेक्शन आ गया, वो काम पीछे छूट गया, वो काम पेंडिंग में रह गया और पुलिस वाला बेचारा अब इलेक्शन ड्यूटी करने लगेगा, है ना? अभी टीचर्स हैं, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। पर अब वहाँ के इलेक्शन आ गए तो टीचर की ड्यूटी वहाँ लग गई। ये भी चलता रहता है ना? तो अल्टीमेटली क्या है, ये तो पब्लिक के मनी से ही हो रहा है ना, पब्लिक के पैसे से ही तो ये किया जा रहा है ना? तो एक बार होगा तो वन टाइम हो जाएगा, 5 साल के लिए फील फ्री, है ना? तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मनी, ये भी है। अभी मैंने क्या पॉइंट दिया? पॉलिसी पैरालिसिस, कंटिन्यूइंग गवर्नेंस, जीडीपी ग्रोथ में फायदा मिलेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मनी। पांचवा, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का रिडक्शन। अब आपको स्टूडेंट पता ही होगा, 18वीं लोकसभा में मोर देन इलेक्शन कमीशन ने मोर देन 1000 करोड़ रुपया सीज किया था। क्योंकि इलेक्शंस है तो आपको पता है ब्लैक मनी इलेक्शन में लगता है, लोग लिखकर और तमाम चीजें घूस पब्लिक को एक हिसाब से ब्राइब करते हैं वोट के लिए, आपको ये पता ही है। तो 18वीं लोकसभा में कि इसमें ईसीआई ने लगभग लगभग 1000 करोड़ रुपया पकड़ा था ब्लैक मनी का। तो अगर इलेक्शन एक ही बार होंगे तो और पूरी प्रणाली एक ही बार लगी रहेगी, तो प्रॉपर स्क्रूटिनाइज भी होगा और ब्लैक मनी का फ्लो भी कम होगा। ठीक है? एक ये भी पॉइंट देखिए गया है कि ब्लैक मनी का भी रिडक्शन आएगा। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए हमने क्या-क्या पॉइंट देखा? पॉलिसी पैलिसिस, कंटिन्यूइंग गवर्नेंस, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ावा होगा, फिस्कल डेफिसिट में भी सुधार आएगा, ये भी हमने देखा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मनी होगा, ब्लैक मनी का फ्लो रिडक्शन होगा, ये भी हमने देखा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अगेंस्ट में क्या। देखिए स्टूडेंट, हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, तो हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये दोनों ही बात करके हमें अपना कंक्लूड करना चाहिए। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया, मैंने रामनाथ कोविंद कोविंद कमेटी की हम बात करेंगे और में मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए। अब अगेंस्ट में देख लेते हैं, अगेंस्ट में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगेंस्ट में पहली बात बोलेंगे कि अगेंस्ट में हम ये बोलेंगे, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमारे देश में फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है? एक बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म आपको पता ही है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना? तो अभी आपके समझ के चलिए, अब एक बार इलेक्शन हो रहा है, तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है? कि आपको पता है हमारे देश में संविधान में शेड्यूल्स में देखेंगे तो यूनियन सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो स्टेट भी अपने स्फीयर में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है ना? पर अब एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, तो कई बार क्या होगा, एक तो नेशनल इश्यूज, बड़े इश्यूज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कोप बड़ा होता है, पावर ज़्यादा होती है, ज़्यादा सब्जेक्ट उसके कंट्रोल में होते हैं, ज़्यादा मशीनरी उसके फेवर में होती हैं। और इससे क्या होता है, पैरेलल इलेक्शन होने से क्या होगा, सेंटर के इश्यूज बहुत डोमिनेट करेंगे, स्टेट का इश्यू पीछे चली जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, है ना, कि ये जो कानून लाने से डिस्प्रोपोर्शनेटली सेंटर को बेनिफिट करेगा या इंकम्बेंट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा? जो इंकम्बेंट नेशनल पार्टीज है उसको हेल्प करेगा, और जो रीजनल पार्टीज है उनके फेवर में इतना काम नहीं करेगा, विल डिसफेवर रीजनल पार्टीज। तो मैं ऐसे लिख लूंगा, फेवर करेगा नेशनल पार्टीज को और डिसफेवर करेगा रीजनल पार्टीज को। वो कैसे? अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी केरला में समझ के चलिए, केरला में या महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट को आप पकड़ लीजिए, समझ के चलिए वहां पे लोकल रीजनल इश्यूज होंगे कुछ जो ज़्यादा मायने के होंगे, वहाँ लोगों को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे। पर उसी टाइम समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना का लड़ाई झगड़ा हो गया। तो नेशनल इश्यू आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट के नेशनल में स्कोप ज़्यादा होता है। नेशनल नेशनल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूज़ ज़्यादा चर्चित होते हैं। नेशनल जो मुद्दा होता है वो ज़्यादा चर्चित होता है, ज़्यादा उसको प्रमोशन मिलता है, ज़्यादा वो मीडिया में रहता है। तो वैसे समय में रीजनल पार्टीज़ का जो मुद्दा होगा, जो आइडियोलॉजी होगी, जो आइडिया वो प्रपोज करना चाह रहे होगे, स्टेट का वो अलग होगा, सेंटर का अलग होगा। नेशनल मुद्दे हमेशा रीजनल मुद्दे को ओवरकम कर देंगे। तो वैसे में
वो सेंटर और इनकमेंट गवर्नमेंट को फेवर करेगा, पर जो रीजनल पार्टी है उसको डिसफेवर करेगा। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा, ये ऐसा लाने से अगर आप देखोगे, ये क्या होता है ना, एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज भी लाता है। डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को भी बढ़ावा देता है। कैसे? अब समझ के चलिए 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गए और सरकार पावर में आ गई। अब 5 साल तक सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार को जो करना है सरकार करती रहेगी। अब समझ के चलते हैं अब समझ के चलते हैं, अगर इलेक्शंस साइमल्टेनियस नहीं होकर जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहेगा तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करने लग गई, तो जैसे ही किसी स्टेट में इलेक्शन होगा, लोग उनको वहां पे हरा देंगे। लोग जब वहां पे हरा देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि मैं हमने वो स्टेट इलेक्शन वहां पे हार गया। तो गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, लोग मेरे पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे हैं और मुझे अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करेगी। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, हु आर द ट्रू पावर होल्डर्स इन अ डेमोक्रेसी? दे इट इज डेफिनेटली सिटीजंस। अगर आप हमारा प्रीएमएल पढ़ोगे, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सिटीजन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, है ना? कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का नाम थोड़ी है वहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना? तो पावर जो है वो हमेशा सिटीजन्स के हाथ में होना चाहिए, है ना? ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के हाथ में, है ना? तो अगर समझ के चलिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक मनमानी करने लग गई, अपने तरीके से चलने लग गई, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में जब इलेक्शन होंगे, तो पब्लिक उसको वोट आउट करके एक कम से कम एक बैरियर का काम कर सकती है कि भैया ये सारी चीज़ें ऐसी इस तरीके से आप चलोगे, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब आपको पता है कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई हारती है, तो कितना न्यूज़ में आता है? कोई पार्टी हारती है तो न्यूज़ में कितना चलता है? तो उससे उस सरकार को अपना काम करने का तरीका या नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक है। तो अगर अगर साइमल्टेनियस नहीं होता है, तो दे इट एक्ट्स एज एन चेक ऑन द गवर्नमेंट। इट्स एक्ट एज एन चेक ऑन द गवर्नमेंट। ये आप लिख सकते हो, है ना? और लास्ट बात स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा हमारा बहुत बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा देश है, मैसिव देश है, इतना डाइवर्स देश है ना? और अगर आप देखोगे, जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे ही कितने सारे मुद्दे निकल के आते हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग हो गया, उधर ये हो गया, उधर ऐसा हो गया, उधर हो गया, वहाँ लोगों को वोट करने नहीं दिया गया, वहाँ पे ये करने नहीं दिया गया। तो इतने मैसिव लेवल पे होगा इंडिया में, वन टाइम इलेक्शन, सेंट्रल, स्टेट सब जगह एक ही साथ हो रहा है। तब आप सोच के चलिए कि कितना प्रॉब्लम आएगा, कितना लॉजिस्टिक चैलेंजेस आएगा, कितना सिक्योरिटी चैलेंजेस आएगा, है ना? तो ये भी एक चीज़ है, जो हमें देखना पड़ेगा। लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना? और आपको पता ही है बहुत सारा मनी, मैन, रिसोर्सेस सब इन्वॉल्व होता है। तो एक ही बार में करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, इतना आसान थोड़ी होगा, है ना? तो देखिए, अब ये मैंने आपको पॉइंट निकाल के बता दिए। मैंने आपको क्या-क्या बताया था? ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस बताया था। मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया था कि जीडीपी ग्रोथ में फ़ायदा करेगा, ये मैंने बताया था, है ना? और अभी मेरे ख्याल से हमने दोनों साइड्स के पॉइंट को नोट कर लिया स्टूडेंट यहाँ पे, है ना? अब आते हैं, अभी मैंने फॉर भी लिख दिया, अगेंस्ट भी लिख लिया और अभी मैं कैसे शुरुआत करूँगा? इंट्रोडक्शन में जब मेरा बात करूँगा मैं, इंट्रोडक्शन में मैं यही बताऊँगा कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी टू स्टडी द प्रपोजल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप आएँगे फिर बॉडी में, फॉर फॉर व्हाट आर द फॉर अगेंस्ट दिस प्रपोजल, क्या फेवर की बातें हैं, उसको आप बात करोगे। तो फॉर में क्या लिखोगे? कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, पॉलिसी पैरालिसिस, इट विल सपोर्ट, ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, मैन एंड पावर मनी रिसोर्सेज का बढ़िया यूटिलाइजेशन करेगा, ब्लैक मनी का रिडक्शन करवाएगा। ये पॉइंट करने के बाद अगेंस्ट में आप गिनाओगे, अगेन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, है ना? डिस्प्रोपोर्शनेट विल हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल डिसफेवर द रीजनल पार्टीज। फिर आप बताओगे डिक्टोरियल टेंडेंसीज रहता है, जब जब रेगुलेशन ऐसा साइमल्टेनियस नहीं होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि इट एक्ट्स एज इन चेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर आप बताओगे लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हो सकता है। ये बताने का स्टूडेंट आपको कंक्लूड करना है। अब देखिए कंक्लूड क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक आता है, तो टॉपिक देख के फॉर एंड अगेंस्ट देख के हमें अब ये सोचना चाहिए कि व्हाट कुड बी द राइट वे, क्या इसका सोल्यूशन क्या बन सकता है? यही हमारा थॉट है, यही हमारी स्टडी है।
इसी से हमको समझ में आता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। पूरे स्टूडेंट देखिए, आपने इंट्रो किया, अपने पॉइंट गिनवा दिए। अब कंक्लूजन है ना स्टूडेंट आपका, कंक्लूजन आपका ये पॉइंट होता है कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कंक्लूजन लिखते ही नहीं है। कंक्लूजन तो ज़रूर लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल फ़ॉलो करना चाहिए। कंक्लूजन लिखना ही लिखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आप सारी बातें तो आप जानते हो, पर आप क्या सोच रहे हो अभी, ये दिखाना आना चाहिए। और अच्छा कंक्लूजन लिखोगे तो आपको ज़रूर नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट हमें क्या लिखना चाहिए इस पे? हमें वन कंक्लूजन कुड बी, एक कंक्लूजन ये हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, आप बनोगे ऑफिसर, ठीक है? तो आप जो भी कंक्लूजन बता रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए? अभी देखिए, जो भी आप ऑफिसर बन रहे हो तो आप क्या बनोगे? आप तो पॉलिटिकल पार्टी आएगी जाएगी, है ना? नेता लोग आएंगे जाएंगे, आप तो बैठे रहोगे सर्विस में। और आप एक ऑफिसर बन रहे हो, आपका मेन काम क्या है? कानूनी प्रक्रिया से चलना, कानून के तौर-तरीकों को फ़ॉलो करना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखा है, जो आपके आप जिस सर्विस में आ रहे हो उसके प्रिंसिपल, उसके उसके प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना, उसके वैल्यू सिस्टम को फ़ॉलो करना, ये तो काम है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थोड़ी काम करोगे आप। तो आपका कंक्लूजन जो भी होगा ना, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप जिस सर्विस में जा रहे हो, उस सर्विस के वैल्यू और प्रिंसिपल्स के उसके दरम्यान में होना चाहिए। तो आप इस पे क्या लिखोगे? आप ऐसा बोल सकते हो कि कि हमें प्राइमेसी मतलब दर्जा, पहला दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के फेवर में काम करना चाहिए, है ना? है ना? ईज ऑफ, देखिए, ईज ऑफ सिक्योरिंग ए पॉलिटिकल मैंडेट, इलेक्टोरल मैंडेट लिख लीजिए। देखिए, इलेक्टोरल मैंडेट का मतलब क्या है कि भैया आप सर पब्लिक का व्यू पॉइंट ले रहे हैं 5 साल में एक बार। देखिए, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? एक तरफ आप देखोगे फॉर में क्या था? हमने फॉर में क्या लिखा था कि ईज़ ऑफ गवर्नेंस, पैसा बचेगा, है ना? गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगी। और एक तरफ सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, है ना? फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो फेडरलिज्म तो कितनी बड़ी चीज़ है ना। तो हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि हमें हम जब ये 2 फॉर एंड अगेंस्ट को देख रहे हैं, तब हमें इन चीज़ों को प्राइमेसी देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। रादर दैन ईज़ ऑफ सिक्योरिंग, ईज़ ऑफ गेनिंग एन इलेक्टोरल मैंडेट, है ना? इलेक्टोरल मैंडेट से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। है ना? गवर्नमेंट, आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। प्लस आप कह सकते हो दिस इज़ समथिंग व्हिच विल व्हिच विल रिक्वायर लार्जेस्ट कंसेंसस। लार्जेस्ट कंसेंसस की ज़रूरत होगी इसमें। सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोज़िशन और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। है ना? क्योंकि आपको पता ही होगा स्टूडेंट, देखिए, समाज में सरकार जो भी करती है, वो सिर्फ़ सरकार को थोड़ी सही लगना चाहिए, वो लोगों को भी सही लगना चाहिए, है ना? बाकी रीजनल पार्टीज़ को भी सही लगना चाहिए, ऑपोज़िशन को भी सही लगना चाहिए, सबको सही लगना चाहिए। तभी सरकार को ऐसा कोई काम करना चाहिए, है ना? ज़ोर-ज़बरदस्ती में करोगे तो आपको पता ही है, वो फायर बैक करता है। हमने फार्म लॉज़ में देखा ही था ये सारी चीज़ें, है ना? फार्म लॉज़ को क्यों बाद में सरकार ने लिया? क्योंकि वो जब आप कोई चीज़ों को फोर्सफुली लाओगे, तो वो फिर वो फायर बैक होता ही है उसका। तो आपको ये बताना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ में जब आप करोगे, ऐसी चीजें लाओगे जो फेडरल स्ट्रक्चर्स के चीजें से जुड़ा हुआ है, तो आपको लार्जर कॉन्सेंसस की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन और पीपल सबको साथ में लाके अगर आप करेंगे, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा और ज्यादा टिकाऊ चेंज रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो स्टूडेंट, यहीं से इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा मिलेंगे दूसरी क्लास में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।